हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक और एपिसोड। हमारी कुर्सी बदल चुकी है, उस साइड से मैं इस साइड पे आ चुका हूँ क्योंकि मैं साइड बदल उजैर यूनस हमारे साथ हैं ऑल द वे डीसी से। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है यार। इट्स बिन क्रेजी हीट वेव चल रही है यहाँ पर तो। अभी जो है पूरा हफ्ता इनसेन अमाउंट्स ऑफ हीट इन वॉशिंगटन। आज ये जो जाके थोड़ा मौसम बेहतर गोरों हुआ के है। चोंचले हैं ना, ये प्लीज, ये वो मेल गिब्सन वाली मीम को यहाँ पे डाल दे। मतलब आप लोगों का 28 डिग्री होता है, 32 डिग्री होता है, भाई 28 पे रोने नहीं शुरू चल हो जाए। रहा। हाय अल्लाह हीट 28 पे नहीं वेव, चल रहा। हाय अल्लाह हीट वेव। क्या है टेम्परेचर? 45 तक गया था डीसी इस हफ्ते। 45 के है और डीसी? फील्स लाइक 45 तक गया है भाई। फील्स लाइक ना, फील्स लाइक तो मुल्तान 58 जा चुका है भाई। तो भाई फील्स लाइक उस पे है, उसके बगैर भी जो है वो हाँ, 40 तक गया मुल्तान है। में फील्स लाइक 58 है। ओ आप भाई अगर मुल्तान है सेब, ना, वो वहाँ भाई हर आप साल होता मुल्तान है, में यहाँ नहीं सेब भी होता। बाहर रखो ना तो वो शाम तक सिंदड़ी आम बन के बाहर निकलता है। मुल्तान में अभी ये हाल चल रहा है। जैकोबाबाद में तो आप अंडे रख दो छत पर, ऑमलेट जैकोबाबाद बन में सड़क पे जाएगा। ऑमलेट बन हाँ सकता हाँ है। हाँ हाँ भाई, जैकोबाबाद तो आप फील्स लाइक एक्चुअल टेम्परेचर बताओ मुझे। एक्चुअल टेम्परेचर 38 तक गया था विथ हाई ओह माय ह्यूमिडिटी। गॉड। ये जो होते हैं ना लोग, हाइला मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, 38 में मुझे रहना पड़ता है गर्मी यहाँ के सेंट्रल। हिसाब से गर्मी है यार। देखो, अगर तुम यूरोप में होते ना, मैं फिर भी तुम्हारी शिकायत सुन लेता। यूएस में सेंट्रल एसी, हर जगह एसी, हर चीज एयर कंडीशन। हाइला 38। प्लीज, प्लीज। चलो सही है, तुम बताओ क्या अपडेट है भाई। आजकल बड़ी जिमिंग शिमिंग चल हमारा तो रही है, मौसम लगता है बहुत अच्छा है जी। अडियाले हमारा तो जाने से पहले ट्रेनिंग हो रही है। मैंने बोला यार, अगर पुल्स आएगी तो भागने के लिए तैयारी हो जाए, तो कार्डियो कर में है। उस दिन मैं सुबह उठा 3 बजे, हमारी बिल्डिंग के ग्रुप में आया हुआ था मैसेज, द पुलिस आर हियर। मेरी तो सांस बंद हो इन गई। बाद में इन्फ्लुएंसर्स के फवाद चौधरी भाग रहे हैं। मैं और फवाद भाई सेम लगेंगे वैसे भागते हुए। अच्छा भाई, हम अपनी ही बातें दुनिया की करते रहेंगे या दुनिया पर भी आ जाए एज फेमस, वेल नोन स्केप्टिक ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरीज उजैर। फर्स्ट मैं आपको एक कंस्पिरेसी थ्योरी पेश करता हूँ, फिर आप मुझे उस पर राय दें कि भाई, बिल्कुल। इसराइल ईरान की जंग एस्केलेट हो रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे खत्म होगी। इन स्टेप्स फील्ड मार्शल साहब वो जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, लैम चॉप्स पकी होती है, बोलते हैं सर देखें ऐसे होगा, आपको भी विन मिलेगी। हम मुसलमान मुल्क पाकिस्तान, हम आपको नॉमिनेट करेंगे नोबेल पीस प्राइज के लिए। ओबामा ट्रम्प साहब खुश हो जाते हैं। ट्रम्प साहब को पहले ही ये जलन है कि ये ओबामा को प्राइज मिला हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ट्वीट भी करता रहता है कि ओबामा को दे दिया, डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रम्प शायद प्रेसिडेंट भी ओबामा की वजह से ही बना है, बिकॉज ओबामा ने कोरेस्पॉन्डेंस डिनर पे बोल दिया था यू विल नेवर बी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। उसकी सड़ गई, उसने बोला अब तुझे बंद कर दिखाऊंगा। डोनाल्ड ट्रम्प बड़े खुश हुए, उनके ईगो जो है वो स्ट्रोक हुआ, उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, नोबेल पीस प्राइज तो मिल सकता है, वो भी एक मुसलमान मुल्क हमें नॉमिनेट करेगा। तो बोला अच्छा फिर हम क्या करेंगे? ईरान का जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो उन 3 जगहों से हटेगा, जो कि सैटेलाइट इमेजेस में हमें ट्रक्स में भी नजर आ चुका है लोगों को कि बड़ी ट्रक्स आई गई हैं वहां से। आप उसको बॉम्ब करेंगे, डैमेज होगा जीरो। आप अपने मुल्क को जाकर बोलेंगे कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, आपकी होगी वहां वाह वाह। ईरान आगे से आपके एक ऐसे बेस पर जिस पे आप लोग है ही नहीं हमला करेगा। कतर को भी पहले से पता होगा, आपके कोई सोल्जर नहीं मरेगा। ईरान में जाकर खुमैनी साहब बोलेंगे कि हमने तो यूएस को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो खुमैनी साहब का एड्रेस भी आ चुका है कि देख लिया, हमने तो अमेरिका को दिखा दिया, धूल चटा दी, कुछ भी नहीं कर सके हमारा। आपका भी विन, ईरान का भी विन, अमेरिका का भी विन, ट्रम्प का भी विन, जंग भी खत्म, मजे। तो ये मीटिंग हुई, मीटिंग खत्म हुई, डोनाल्ड ट्रम्प बाहर आए, उन्होंने बोला दिस मैन नोज ईरान वेल, नोज ईरान रियली वेल। आपका क्या ख्याल है इस कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में उदय यूनुस? ये मतलब जो है वो पूरा एक ड्रामा बन सकता है पाकिस्तानी टीवी शो पे चलाने के लिए, कि इस तरह की बात हुई। नहीं है, आई मीन कुछ सच्चाई के स्ट्रैंड्स हो सकते हैं इसके अंदर। अब वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल बातें जब लोग अपनी किताबें लिखेंगे तो पता चल जाएगा।
कि क्या हुआ, बट ओवरऑल जो है वो ये बड़ा टॉप सीक्रेट प्लान था, और मैं नहीं समझता कि जनरल मुनीर को पता था कि ये होने वाला है, नंबर एक। और नंबर दो, कि उन्होंने इतनी आगे की प्लानिंग करके डोनाल्ड ट्रम्प को रिस्ट्रेन करवा दिया। बात तो हुई ईरान पे, और हम पिछले हफ्ते भी बात कर चुके हैं कि बात तो हुई होगी ईरान पे, बट नॉट एट दिस लेवल। But why is this incredulous to believe that Iran and Pakistan were in negotiations or in contact, और पाकिस्तान ईरान का मैसेज लेकर ट्रम्प के पास गया होगा? ये तो इतना मुझे कोई अनबिलीवेबल नहीं, बात नहीं लग मैसेजेस रही। तो आई मीन ऑब्वियसली वो तो स्टेटेड हाँ, मैं फैक्ट है ये कि नहीं बोल भाई। रहा कि जनरल आसिम मुनीर ने हाँ, ये प्लान बनाया। मैं कह रहा हूँ कि वो मैसेंजर का रोल उन्होंने प्ले किया फॉर ईरान। Pakistan I, has historically played, the Swiss and the Pakistanis have historically played the role of that go between। ऑफिशियल लेवल पर स्विस जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ईरान में अमेरिकन इंटरेस्ट्स को, और पाकिस्तान ने ये रोल अदा किया है। अब उसकी आप अगर टाइमिंग भी देखें, जस्ट फ्रॉम अ ट्रैवल परस्पेक्टिव, जनरल मुनीर मीट्स द इरानियंस विद शहबाज शरीफ prior to his trip to Washington। Then he comes to Washington. From there, he goes to Istanbul, meets Erdogan हम्म। and the Iranians, along with Deputy PM Dar at the margins of the OIC। उसके बाद जो है वो यहाँ आते हैं वापसी पाकिस्तान। और उस दौरान नेटो के समिट के अंदर भी अगर आप उसकी एक क्लिप उठा के देखें, तो किस शख्स से डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ मिलाया और गुफ्तगू की कान के अंदर, वो एर्दोगान था। तो देर इज क्लियरली सम लेवल ऑफ बैक चैनल कॉन्वर्जेशन ऑन गोइंग। उसके साथ साथ हमें यह भी मालूम है कि स्टीव विटकॉफ हैज बिन डायरेक्टली इन टच, दिस हैज बिन रिपोर्टेड इन द मीडिया, विद द इरानियन फॉरेन मिनिस्टर थ्रू आउट द क्राइसिस, इवन राइट आफ्टर द बॉम्बिंग कैंपेन एट हम्म। फरदौ इस्फहान एटसेट्रा। और स्टीव विटकॉफ के जो है वो रिलेशनशिप जो है वो पाकिस्तानियों के साथ भी बड़ा अच्छा है। तो देर आर ऑब्वियसली देर इज लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग इन द बैक चैनल्स। मेरा बिगेस्ट टेक अवे इस पूरे क्राइसिस का ये है कि नंबर एक तो ये कि जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा होता है, दैट ऑब्वियसली समटाइम्स एंड एट मैनी टाइम्स इज अ रूज, इट्स जस्ट टू शो कि कुछ और चल रही है बात, असल में समथिंग एल्स इज हैपनिंग। एंड नंबर टू के रिलेशनशिप और एंगेजमेंट जो है, वो एट द हाइट ऑफ एस्केलेशंस भी चल रही होती है गुफ्तगू। ऐसा नहीं होता कि सब जो है वो व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया और कहा कि अब तो बात ही नहीं करनी, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हम्म। इसमें जब यूएस एंटर्ड द वॉर और उन्होंने बॉम्ब किया, तब भी मैं जरा बड़ा स्केप्टिकल था, बिकॉज ईरान से सारी यही खबरें आ रही थी कि कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर जब दोहा वाला हुआ ईरान का रिस्पॉन्स, उस पर तो वी वर ऑल्सो इन टच, वी आर ऑल्सो टॉकिंग टू अदर पीपल, तो वो रीड यही थी कि नूरा कुश्ती हो रही है, जो आपने भी कहा। तो इट सीम्स लाइक कि हम न्यूक्लियर साइट्स 3 को टारगेट करेंगे, उसके बाद आप कतर एयरबेस पे करेंगे। इसमें हमारे पास एक प्रेसिडेंट भी है कि ट्रम्प पहले जब कासिम सुलेमानी का कत्ल किया था, उसके बाद ट्रम्प ने आकर खुलकर बोला कि ईरान का हमें फोन आया, उन्होंने बोला कि हम बेस पे अटैक करेंगे आपके, कोई आपके अटैक नहीं होगा, बेस के अराउंड होगा, हमें बस अपने लोगों को दिखाना है कि हमने रिस्पॉन्स किया है। तो दिस आइडिया दैट वी आर गोइंग टू बॉम्ब एंड मेक इट सीम लाइक कि हमने न्यूक्लियर साइट्स आपकी ओब्लिटरेट कर दी हैं और फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, प्री प्लान्ड हो जाए। इट्स नॉट प्री, सी आई सी दिस एज अ, क्या कहते हैं इसे, as a option that was exercised first by Israel, and then Donald Trump jumped in because of the FOMO effect, essentially, in my view। और वो ये था कि आप और मैं, अगेन इमेजिन करें, we're just two people, you and I are negotiating with adversaries। और मुझे मालूम है कि आपके वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, आपको मालूम है मेरी वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, और आप स्ट्रॉन्गर एक्टर हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं निगोशिएट उस तरह नहीं करूंगा जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एट सम पॉइंट यू विल ट्राई टू एक्सपोज माई वल्नरेबिलिटी टू enhance your leverage। And what happened in all of this from my perspective was कि 5 राउंड्स negotiation के हो चुके थे। Whether the sixth round was going to yield a big transformative agreement or not, don't know. But by the looks of it, it wasn't going to go anywhere। और उसके अंदर इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही बोला हुआ था कि हम रेडी हैं अटैक करने के लिए और हम करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा स्पेक्यूलेटिवली कि ओके, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, लेट्स ट्राई टू एक्सपोज देयर वल्नरेबिलिटीज। अब जब वो प्रोसेस शुरू हुआ, इसराइल ने किया,
So, by most accounts that I've heard, people in Washington were surprised at the effectiveness of the Israeli campaign. जो उन्होंने इराक सीरिया के थ्रू कॉरिडोर बनाया तेहरान तक का और डोमिनेट किया स्काइज को, वो सरप्राइज था. पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़े तो डैमेज होगा इसराइल को, नॉट इन टर्म्स ऑफ द मिसाइल्स कमिंग बैक टू इसराइल, वो तो एक्सपेक्टेड था, बट द वे इन विच दे पेनिट्रेटेड एंड अंडरमाइंड इरानियन एयर डिफेंसेस. तो जब वो होने लगा, तो ऑब्वियसली दे रियलाइज्ड कि ओके दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू फर्दर हिट ईरान. और वहां से फिर बंकर बस्टर की प्लानिंग का कैंपेन स्टार्ट होती है मेरे ख्याल में. और मिलिट्री के पास ऑलरेडी ऑप्शन था, और मिलिट्री जनरल्स काफी टाइम से ये बात, ही इज नॉट, ट्रम्प इज नॉट द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू हैव बीन talked or offered this option, right? This is a long-standing view के फर्दर ओवर नतान्ज और इस्फहान को हम हिट कर सकते हैं. तो वो हिट हुआ, एंड देन we are where we are. I think the biggest loss in all of this at a strategic level वो ये है कि डिप्लोमेसी की क्रेडिबिलिटी जो है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका मूविंग फॉरवर्ड, इवन हम्म। अभी भी बात हो रही है कि नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी, उस नेगोशिएशन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी बहुत सिवियरली अंडरमाइंड है. जेसीपीओए के विड्रॉल के बाद वैसे ही हो चुकी थी, क्योंकि ईरान का व्यू था कि हमने दुनिया के साथ मिलकर एक अग्रीमेंट की थी, और उस अग्रीमेंट को आपके अगले सदर ने यूनिलैटरली हम्म। डिस्ट्रॉय कर दिया. तो वी डोंट ट्रस्ट यू. नाउ इट्स डबल्ड अप कि आप बात करते करते आपने हमारे ऊपर जंग कर दी, तो हम आपकी डिप्लोमेसी को कैसे ट्रस्ट करें? आप कल डील करोगे, परसों फिर हमें हम्म। बम बॉम्ब कर दोगे. तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लॉस हियर, the credibility of negotiations of diplomacy, and then on top of it, the loss of credibility of the NPT regime, the nuclear non-proliferation regime, हम्म। because Iran is a signatory. It was by all accounts complying. Yes, of course, it was cheating. All states cheat in this instance in many ways, where they get away with what they can try to get away with. And now it's like कि अच्छा हम compliant थे, आईएईए के इंस्पेक्टर्स भी आ रहे थे, हमारे पास यूरोपियंस की भी इंगेजमेंट मौजूद थी, हम सिग्नेटरी हैं उस एनपीटी के जिसके तहत हम बॉम्ब नहीं बना सकते बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस, एंड डिस्पाइट दैट यू बॉम्ब्ड अस. तो ये एक स्ट्रेटेजिक आई थिंक लॉस है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर. जिन लोगों को थोड़ी तारीख नहीं पता, ओबामा के दौर में ईरान के साथ ट्रीटी साइन हुई थी कि आप सर्टेन डिग्री तक यूरेनियम को इनरिच कर सकते हैं अपने सिविलियन पर्पसेस के लिए। उसकी कोई इंटरनेशनल लॉ में रोकथाम नहीं है। ईरान का राइट था कि आपने रिसर्च पर्पसेस के लिए, सिविलियन पर्पसेस के लिए, पावर प्लांट के लिए, उसमें जो जहर सजेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा भाई जो भी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेजेस, बट 20% इनरिचमेंट की आपके पास इजाजत थी, तो आपने बोला जरा 60 करके भी देखेंगे कल को बॉम्ब बनाना है या नहीं और बनाना। इसमें अगिफा में इंटरप्ट यू, या। जो जो अग्रीमेंट के अंदर जो थ्रेशोल्ड था, हम्म। ईरान वाज कंप्लायंट व्हाइल अमेरिका वाज पार्ट ऑफ द जेसीपीओए. It only started going beyond that JCPO level हम्म। after America ripped up that agreement. So अब वो that's ट्रम्प also ने, important to flag. वही ट्रम्प ने आकर बोला कि मैं बहुत अच्छा नेगोशिएटर हूँ और ओबामा बुरा है। बिकॉज अगेन ट्रम्प और ओबामा की एक पर्सनल टसल थी। वो जो हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि पिछले वाले बुरे थे, पिछले वाले करप्ट थे, पिछले वाले सबसे बुरे थे। उनकी सारी जो भी उन्होंने सिग्नेचर किया एज अमेरिका एज अ सॉवरन, वो भी हम ऑनर नहीं करेंगे। आपने वो रिप अपार्ट किया, फिर आपने बोला मैं बेहतर डील करूंगा। उसी की नेगोशिएशंस आप करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आपने बॉम्ब कर दिया। अब टू गेट ईरान बैक ऑन द टेबल विल बी डिफिकल्ट। अभी जो एटॉमिक एनर्जी की मॉनिटरिंग होती है, आई थिंक ईरान ऑल्सो वोटेड नाउ कि हम ये भी नहीं अलाउ करेंगे। तो ये 10 years ago यू हैड अ डील, ईरान was compliant, everything was going well, you ripped that apart, and then you risked what you risked, and now you're back to square one where कल को फिर चीजें एस्केलेट हो जाती हैं। रात को फिर खबर आई कि इसराइल ने अपेरेंटली सीज फायर वायलेट किया है, तेहरान में एक बिल्डिंग में बॉम्ब फटा है। सो या आई मीन यू हैड या पीस और अब बट अब यू अब जो है, चोज अब वॉर। देखना होगा कि अमेरिका ऑफर क्या करता है. अब सीएनएन की कल की रिपोर्ट है कि वन ऑफ द ऑफर्स ऑन द टेबल इज कि एक आपका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा थ्रू एन इंटरनेशनल कंसोर्शियम एसेंशली, जो आपको अलाउ करता है, करेगा टू बिल्ड योर सिविलियन न्यूक्लियर साइट. उसकी 30 अरब डॉलर की फंडिंग होगी. वो फंडिंग जो है वो अरब कंट्रीज और बाकी दुनिया मिलके आपके अंदर इन्वेस्ट करेगी with oversight, etc. That's an incentive being offered.
उसके साथ साथ जो $6 अरब ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं बाहर, उन्हें छूट दी जाएगी ताकि ईरान को अपना पैसा वापस मिल सके, $6 अरब का। तो उस पर निगोशिएशन हो रही है। Netanyahu all of a sudden is talking about expanding the Abraham Accords and that this is the time for expanding the peace. तेल अवीव में, जैसे इस्लामाबाद पिंडी में एक ज़माने में आते थे पोस्टर्स लग जाते थे जनरल साहब के, उसी तरह तेल अवीव में पोस्टर्स लग गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और अरब लीडर्स के कि अब ये वक्त आ गया है नॉर्मलाइज करने का। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन प्ले, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं मेरे नज़दीक इन अग्रीमेंट्स पे। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स, समथिंग इज बीइंग कुकड अप at very high levels of government in Israel, in the Arab world, in Iran, and in the United States for sure. वो मैंने देखा, फोर हॉर्समैन ऑफ द अपोकलिप्स, वो जो फोर से ज्यादा ही है ऐसे जो लगे हुए हैं। हाँ। हमारे जो अरब स्टेट्स हैं उनसे तो हम कुछ भी नहीं उम्मीद कर सकते, लेकिन जो पिछले 2 साल, करीबन 2 साल में हुआ है, विदाउट पैलेस्टाइन और अ सोल्यूशन टू पैलेस्टाइन बीइंग ऑन द टेबल, आई थिंक जितने भी ये डिक्टेटोरियल स्टेट्स हैं, स्टिल आई थिंक इनके पास इतना गुडविल अपनी आवाम का नहीं है कि ये लोग इसराइल के साथ कुछ भी कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली सीमिंगली कम टू अ solution, even if that solution is के जिस तरह हमने एक कॉलोनी की तरह, एक ऑक्यूपाइड स्टेट की तरह इतने साल पैलेस्टाइन, गाजा, वेस्ट बैंक को चलाया है, वही स्टेटस को वापस आ जाए, इसराइल रन करे गाजा को, एटलीस्ट एक विनियर ऑफ पीस तो प्रेजेंट करना पड़ेगा गाजा So में, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। आई एग्री, बट एक काउंटर फैक्चुअल भी है जिस पे सोचना चाहिए हमें इस बात पे कि पूरा का पूरा जो अक्टूबर 7 के बाद सिचुएशन बनी वेस्ट बैंक में और गाजा में, जेनोसाइड, ऑनगोइंग जेनोसाइड। लेट्स लुक एट वन कंट्री, जॉर्डन। majority और क्लोज टू majority पॉपुलेशन पैलेस्टीनियन ओरिजिन की है जॉर्डन के अंदर। आपको वहां पे मैसिव प्रोटेस्ट होते हुए नजर नहीं आए। ओके, ऑथोरिटेरियन स्टेट है, बट फिर भी अगर एक पब्लिक सेंटिमेंट हो तो आपको नजर आना चाहिए बड़े लेवल पे एक मूवमेंट उभरती हुई, नहीं आई नजर। जॉर्डन की रूलिंग एलीट ने एक्टिवली डिफेंड किया इसराइल को, मिलिटरीली आसमानों के थ्रू डिफेंड किया, विद अमेरिका इन्वॉल्व एज वेल। जॉर्डेनियन जहाज उड़े, जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस क्लोज किया, मिसाइल शूट डाउन में मदद की, एक्सेट्रा। कोई रिएक्शन नहीं आया। जॉर्डन की ट्रीटी है इसराइल के साथ, उस पर बहस तक नहीं हुई कि उस ट्रीटी का हम क्या करें, हमारे लोगों का जेनोसाइड हो रहा है, हमारे मुल्क के लोग ओरिजिन के हैं वहाँ के। तो आई थिंक एक लेवल जो है, एक काउंटर फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट इस सब का ये भी है कि Arab street, essentially, the term that is most often used in Western press, is also not in the mood to try another Arab Spring type revolt against its ruling elites because it didn't work out as they anticipated in places like Egypt and Tunisia, which is the counterfactual that perhaps is also exciting a lot of people to say that there is a lot more room. I agree with your view, but I think it's also important to think about this fact: कि why is there an absence of or like revolt on the Arab street despite everything that has been happened at a time when ऐसा नहीं है कि उन ममालिक में अल जजीरा नहीं चल रहा। अल जजीरा ने तो पूरी पूरी जेनोसाइड दिखाई है ना, लाइव ब्रॉडकास्ट किया है उसे। उसके बावजूद अगर आपके अवाम नहीं खड़े हो रहे तो शायद आपके पास स्पेस बहुत ज्यादा भी है। I think a lack of revolt is not evidence of a lack of resentment. I do think the streets are with Palestine. अगर हम इजिप्ट को भी देख लें, ओवरवेलमिंगली प्रो पैलेस्टाइन है ऑन द स्ट्रीट्स, बट रिजीम्स ऐसी हैं। इसलिए भी इसराइल बार बार जब आर्ग्यू करता है कि हम मुसलमान मुल्कों के अराउंड एक वाहिद यहूदी मुल्क हैं, एक्चुअली तो पैलेस्टाइन बेचारा वाहिद है अराउंड अमेरिकन सैटेलाइट स्टेट, सारी जो आपने रिजीम लगाई हुई हैं। एंड ईरान का भी मसला यही है। मे बी आई शुड हैव मेड हिस्टोरिकल वीडियो अबाउट ईरान। ईरान में अमेरिका की क्या जबान हम यूज, पिट्ठू पिट्ठू रिजीम आप लोगों ने अपने आप का जो मुल्क है उसने रखी हुई थी, उसको ओवरथ्रो किया। करंट रिजीम में हजार मसले हैं, ना आप सपोर्ट करते हैं ना मैं सपोर्ट करता हूँ। ये भी जो उसी तरह के आर्गुमेंट कर रहे थे जिस तरह की आर्गुमेंट शायद इंडिया में आ रही थी कि हमने अगर आप पाकिस्तान को बॉम्ब किया तो पाकिस्तान की रिजीम में हजार मसले हैं, इसलिए पाकिस्तानी अवाम को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। नहीं, ईरान में भी हमने एग्जैक्टली यही देखा कि ईरान के जो सेक्युलर्स हैं
It's not like they sided with the US. The only Iranians who were siding with the US were the वही जिस तरह साउथ इंपीरियल अमेरिकन, ख्वाजा साहब का कोट आप रिपीट करते हैं। हाँ वही जिस तरह वेनेजुएला और ये सारे जो कंपनी के ओनर्स थे, जो क्यूबन्स फ्लोरिडा में हैं, जो अमेरिकन पिट्ठू कॉलोनियल रिजीम बाबू क्लास उस तरह के जो ईरानियंस हैं, वो साइड कर रहे थे अमेरिका में बैठकर। ईरान की अवाम स्टूड विद द रिजीम। सो दीज गवर्नमेंट्स सॉर्ट ऑफ डू नॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। वो अगेन पाकिस्तान में भी हम देख सकते हैं कि हमारी रिजीम जो है, ऐसा नहीं है कि वो जो चाहती है अवाम भी वही चाहती है। अवाम सड़कों पर आकर नहीं करती, बिकॉज वो मुश्किल काम है, उसके लिए हिम्मत भी चाहिए, उसके लिए एक कलेक्टिव फोर्स भी चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल है। बट उसका ना होना ये एविडेंस नहीं है कि जॉर्डन की अवाम या इजिप्ट की अवाम या इवन सऊदी और यूएई की अवाम, इवन दो देयर आई एम लेस कॉन्फिडेंट, इज लार्जली प्रो पैलेस्टाइन। नो, आई एग्री विद दैट। आई थिंक वो तो पोलिंग डेटा भी हमारे पास है, जो जितना भी हुआ है कि देयर इज दैट सेंटिमेंट ओवरवेलमिंगली इन द फेवर ऑफ द पैलेस्टीनियंस। माय पॉइंट वाज कि क्योंकि उसका पुशबैक नहीं आता उस सपोर्ट का। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि अरब स्टेट्स हैव अ लॉट मोर स्पेस टू नॉर्मलाइज विद इजराइल। नाउ द कोर इन दिस इज गोइंग टू बी सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट की स्टेटेड पब्लिक पोजीशन है कि पैलेस्टीनियन स्टेट की सोल्यूशन के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकता। और ये एब्राहम अकॉर्ड 1.0 के दौरान भी हुआ था, जब यूएई ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। उस वक्त यूएई का कॉम्प्रोमाइज़ था कि वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो एक एक्सपेंशन होने लगी थी इजरायली सॉवरेनिटी की। उसे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवा के एब्राहम अकॉर्ड 1.0 साइन किए। और सऊदी अरब का व्यू उस वक्त भी ये था कि दैट इज़ नॉट इनफ, द इजरायलीज हैव टू कमिट टू अ टू स्टेट सोल्यूशन and have a credible roadmap that takes us there. अब now in this new environment जब बात हो रही है एक बार फिर नॉर्मलाइजेशन की, तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन से मुराद सबकी सऊदी अरब की रिलेशनशिप है इसराइल के साथ। तो that will be the interesting one to see कि at a time when the Saudis have consistently over the last 2 years publicly through their official information ministry, foreign ministry, even including MBS in his own courts, has stated that the two state solution is the foundations upon which a normalization process can move forward. अब देखना ये होगा कि किस तरह एमबीएस ट्रम्प को इस बात पे कन्विंस करता है, और फिर ऑब्वियसली ट्रम्प ने नेतन्याहू को किसी ना किसी तरह टेबल पे लाके एक क्रेडिबल रोड मैप पे कन्विंस करना है, जो लग बड़ा आसान रहा है इस वक्त क्योंकि इस वक्त सब एक्साइटेड हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल और नियर इम्पॉसिबल काम होगा मेरे नज़दीक। इसमें नेतन्याहू की हमने लोकल पॉलिटिक्स तो लास्ट वीक भी डिस्कस की थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। जो जंग से शायद स्पेस मिलनी थी, जो शायद हमने ईरानियन रिजीम की देखी कि उनको एक वाइड स्प्रेड सपोर्ट आया। यस, इसराइल वाज सक्सेसफुल इन वाइपिंग आउट द टॉप मिलिट्री कमांड, बट ईरान ने बड़ी जल्दी और लोग लगा दिए, दूसरा हटा दिया, तीसरा लगा दिया, अब khomeini ने अपना सक्सेशन प्लान भी बना दिया है। तो इट सीम्स लाइक ईरान का जो स्ट्रक्चर है या जो स्टेट स्ट्रक्चर है, they have these contingencies already planned in terms of Netanyahu's local politics. It seems like कि जो ईरान के हमले पर या तेलवीव के बॉम्ब होने के बाद नेतन्याहू को वॉर फुटिंग मिलनी थी, जो शायद पाकिस्तान में हमारी रिजीम को मिल गई, ईरान में ईरानियन रिजीम को मिल गई। जितना मैंने थोड़ा बहुत लोगों के कमेंट्स देखे हैं इसराइल से, वो नेतन्याहू को ए नहीं मिली, या उतनी नहीं मिली जितनी शायद वो चाह रहे थे। बी, ईयू के लीडर से भी अब थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स नेतन्याहू आ रहा है। So that appetite for watching this genocide, you feel like the world has come to a point कि यार 2 साल से बच्चे मरते हुए देख रहे हैं, बस बहुत हो गया। And they're also realizing कि बीबी probably needs to go. They're realizing BB. I mean, I don't know. I think इसके different variants हो सकते हैं. I think the base case on this, I'm not an expert on Israeli politics at all, but again from some reading of the Israeli media, जो बेस केस नजर आ रहा है in terms of explaining why is BB all of a sudden talking about normalization and a historic opportunity for peace in the region, etc. This is what he said 2 days ago or a day ago, I think. वो इसलिए है कि जो कैलकुलस शिफ्ट होना है इसराइल में, वो इतना सिर्फ होना है कि बीबी को इतनी स्पेस मिल जाए कि जो फार राइट के उसके लोग हैं, स्मोत्रिच और बेन गवीर जैसे,
उन पे रिलाई ना करना पड़े नेतन्याहू को। बिकॉज नेतन्याहू की कोalition जो है वो कल खत्म हो जाएगी अगर स्मोत्रिच और बेन गवीर कोalition छोड़ दें, ही लूज पावर। सो ही जस्ट नीड्स इनफ स्पेस टू नॉट केयर अबाउट देम एंड नो के सेंटर राइट पे से मुझे थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बम्प मिलके मैं पावर में रह जाऊंगा, और उस पावर में रहने की वजह से मैं फिर इस प्रोसेस को आगे लेके जा सकता हूँ। आई थिंक दैट्स द question domestically for him. And some people are arguing that he may have that lifeline, and some people are also arguing कि इसी वजह से कल डोनाल्ड ट्रंप ने बीबी के हक में ट्वीट, एक लंबा ट्वीट लिखा अबाउट द ऑनगोइंग करप्शन इन्वेस्टिगेशन इनटू हिम, जो कि रुका हुआ है केस। बीबी इज वेरी करप्ट, उस पर पूरा एक प्रोसेस चला है। एक पूरा शिनबेत का डोमेस्टिक ड्रामा चल रहा है इसराइल के अंदर, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं इसराइली इंटेलिजेंस लेवल पर के सिविलियन सुप्रेमेसी, और उसके बैक ट्रैक, और फिर अटॉर्नी जनरल का पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह बीबी अपने लोगों को लाने की कोशिश कर रहा है इंटेल शिनबेत के अंदर। तो वो एक पूरा एक सिस्टम है वेर इसराइल इंटरनली एट इन इट्स पॉलिटिक्स is facing a major challenge because of Netanyahu। और some people are speculating कि ट्रम्प ने बीबी की सपोर्ट इसीलिए की क्योंकि वो चाहते हैं कि बीबी थोड़ा सा सिक्योर फील करे ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़े। अब वो कितना होता है कितना नहीं होता, वी डोंट नो। बट लास्ट पॉइंट ऑन दिस, द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि स्टीव विटकॉफ ने सीएनबीसी को इंटरव्यू दिया ऑफ ऑल प्लेसेस, where he's talked about quite optimistically about this process moving forward. And Steve Witkoff is the president's main envoy. He's been in touch across the board from Qatar and Iran all the way to Israel with all of the leaders. तो अगर स्टीव विटकॉफ थोड़ा सा बुलिश है कि प्रोग्रेस हो सकता है, तो आई थिंक समथिंग could happen. Again, very unlikely, but still they're trying to make something happen here. अच्छा जी, ये मार्को रूबियो क्यों हमारे शहबाज साहब को बार बार फोन कर रहे हैं भाई? भाई दूसरी कॉल हुई है कल हफ्ते के अंदर। लास्ट कॉल आई थिंक फ्राइडे को थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। पाकिस्तान ने उसका रीड आउट शाया किया था, यूएस ने रीड आउट नहीं दिया था उस कॉल का जुम्मे के दिन। कल यानी कि जुमेरात को, जुमेरात की शाम या दोपहर डीसी टाइम एक और कॉल हुई, उसका रीड आउट आया स्टेट डिपार्टमेंट पे, वो आप स्क्रीन पे लगा दीजिएगा। हैरानी मुझे ये हुई कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम a readout of a Secretary of State and the Pakistani PM or the Pakistani Foreign Minister says the words Iran, nuclear weapons, and Israel in one paragraph। मुझे नहीं लगता ये ऐसी गुफ्तगू कभी पहले हुई है। और अगर ऐसी गुफ्तगू कभी पहले नहीं हुई है और सेक्रेटरी रूबियो ने दूसरी दफा हफ्ते के अंदर फोन किया है, तो फिर मेरी जो स्पेक्यूलेशन के कुछ गुफ्तगू हो रही है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एट द हाईएस्ट लेवल्स, आई डबल डाउन ऑन दैट के समथिंग इज बीइंग कुक्ड। अच्छा, मैं मेरी तो खुद की वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो मैं तो वर्ल्ड वॉर पे कम फोकस कर रहा हूँ। एससीओ में क्या हुआ भाई? व्हाई वाज इट इन द हेडलाइंस उधर? एससीओ वाज इन द हेडलाइंस क्योंकि जो है एक स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट आती है हर इजलास के बाद। उस स्टेटमेंट के अंदर इंडिया का मौक़िफ़ था कि पहलगाम के दहशतगर्द हमले का जिक्र किया जाए और उस पर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डाला जाए। वो लैंग्वेज नहीं इंसर्ट हो चुकी हुई उस स्टेटमेंट में, जिसकी वजह से इंडिया ने रिफ्यूज़ किया साइन करना। और उसी स्टेटमेंट के अंदर बलूचिस्तान में टेररिज्म का जिक्र हुआ। तो that was the fallout, that was the reason why the SCO was in the headlines, because joint statement नहीं आया, because India refused to sign on to it। उसके साथ साथ इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैज़ मेट हिज चाइनीज काउंटर पार्ट्स, और आज की रिपोर्ट आई है कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि भारत जो है वो चाइना के साथ परमानेंट बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट चाहता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि चीन के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब रहे हैं भारत के सिंस गलवान। और उसके साथ साथ इवन राइट नाउ इंडिया का फर्टिलाइजर एक्सेस, रेयर अर्थ मैग्नेट्स एक्सेस, बोरिंग मशीन एक्सेस, ये सारी चीज़ें चाइना में स्टक हैं इस वक्त। तो वो जो एक सर्द जंग है चीन और भारत की, वो चल रही है इस वक्त इन द बैकग्राउंड। और उस बैकग्राउंड के तहत राजनाथ सिंह का कहना या रिपोर्टेड हुआ है रॉयटर्स के अंदर कि एक परमानेंट बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट हम चाहते हैं, इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन द रिलेशनशिप। तो ये एससीओ और इंडिया डिफेंस मिनिस्टर्स के कमेंट्स या उनकी कॉन्वर्जेशन इज बिन द ड्राइवर ऑफ दिस हेडलाइन।
लोकल न्यूज़ रैप अप अगर हम कर लें, सिंध में और फोर्स कन्वर्जन के इश्यूज आए हैं। दिस हैज बिन पर्टिनेंट ongoing crisis and it's a blight on our province। और इसको जितना हम कंडेम करें उतना कम है। आई थिंक बहुत सारे लोग डरते हैं इस बारे में खुलकर बात करने से। ये फोर्स कन्वर्जन हैं। दिस इज, आपका रिलीजन भी कहता है देयर इज नो कंपल्जन इन रिलीजन। तो आप किसी को मजबूर करके, किडनैप करके, फोर्स करके उनका मजहब कन्वर्ट करवाते हैं। दिस इज नॉट समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड, दिस इज समथिंग टू बी कंडेम्ड। खैबर पख्तूनख्वा में इस बात में स्पेशली फ्लैश फ्लड्स आए हैं जिसमें लोग मिसिंग हैं। कुछ लोगों का इंतकाल भी हो गया, तो हमारी कंडोलेंसेस एंड आवर हार्ट्स गो आउट टू दोस फैमिलीज। खैबर पख्तूनख्वा में एक और पोलियो का केस आया है जो 13वां पोलियो का केस है। एक वक्त जब दुनिया भर में पोलियो खत्म हो चुका है, पाकिस्तान में अब तक पोलियो है। जो हमारी कंस्पिरेसी थ्योरीज पोलियो के बारे में, पोलियो वर्कर्स के बारे में फैलाई जाती है, प्लीज खुदा का वास्ता है, हमें कलेक्टिवली एज अ कॉम मिलकर इस मर से लड़ना पड़ेगा। अगर पूरी दुनिया लड़ चुकी है और हम ही रह चुके हैं, तो क्लियरली वी डूइंग समथिंग रॉन्ग। खैबर पख्तूनख्वा की बात हो ही रही है तो जो न्यूज़ खैबर पख्तूनख्वा की मेड द हेडलाइंस दिस वीक, इसके अलीमा खान ने बोला है कि माइनस इमरान खान हो चुका है। और अली अमीन गंडापुर को जब मैंने क्रिटिसाइज किया था कि ये अच्छे आदमी नहीं है, इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, मुझे बहुत बुरा भला बोला था। लेकिन इस हफ्ते जो पीटीआई सपोर्टर्स ने अली अमीन गंडापुर के बारे में बोला है, इतनी वाहियात बातें तो मैंने कभी नहीं की उनके बारे में। तो जहर आपकी ये क्या रीड है? ये कोई स्प्लिट हो गया है पीटीआई में? पीटीआई -1 हो चुकी है? पीटीआई मैनेज हो रही है? इमरान, बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हमने इमरान को समझा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या खबरें आ रही है खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई से? खैबर पख्तूनख्वा पे आने से पहले टू वेरी क्विक पॉइंट्स। ये जो फोर्स कन्वर्जन का इशू है, आई थिंक एट द वेरी हाईएस्ट लेवल इसे एड्रेस होना चाहिए। ये बात पीपल्स पार्टी के लोग इवन जब डीसी आते हैं तो इसे रेस करते हैं कि दे ट्राइंग टू सॉल्व फॉर इट, बट आई थिंक जस्ट सेइंग इज नॉट इनफ। दिस इज अ क्राइम एंड द पीपल परपेट्रेटिंग these crimes should be given the most harshest punishments and made an example। नंबर एक, पोलियो का आई थिंक जरूरी है, आई थिंक इस पे बात नहीं होती पाकिस्तान में। जो पोलियो वर्कर्स हैं ये हीरोज हैं, ये आपके आने वाली नस्ल को बचा रही हैं एक ऐसे मर से जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है एक नौजवान पाकिस्तानी शहरी की जिंदगी को। तो उन्हें सेलिब्रेट करें, उन्हें गोलियां ना मारें, उनको ऐसे ना देखें कि वो सरकारी मुलाजिम हैं। हीरोज हैं, आपकी नस्ल बचाने का काम कर रहे हैं और उन्हें एज सच हीरो ट्रीट करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द पीटीआई थे, ये बड़ा ऑब्वियस था कि पीटीआई के अंदर एक डिवाइड है। और वो डिवाइड बढ़ता ही चला जा रहा है। आई थिंक द इंटरेस्टिंग बिट हियर इज के अली अमीन गंडापुर को खान साहब ने चीफ मिनिस्टर बनाया। खान साहब चाहें तो उन्हें हटा भी सकते हैं। अगर अलीमा खान साहिबा कह रही हैं माइनस इमरान खान फार्मूला हो चुका है, तो इमरान खान से उनकी मुलाकात होती रहती है और भी लोग खान साहब से ऑन एंड ऑफ मिलते रहते हैं। तो खान साहब एक स्टेटमेंट शाया कर दें कि भाई आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन माई लीडरशिप इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर, मामला खत्म हो जाएगा। माई पॉइंट हियर इज कि ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को इन चीज़ों का नहीं पता, उन्हें मालूम है और उनकी एक स्ट्रैटेजी रही है, इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, टू डिवाइड एंड रूल द पार्टी। तो डिफरेंट ग्रुप्स, बैरिस्टर साहब का एक अलग ग्रुप, अलीमा खान का एक अलग ग्रुप, ओवरसीज वालों का एक अलग ग्रुप, उनके अंदर भी अब एक अलग ग्रुप, खैबर पख्तूनख्वा में दो तीन अलग ग्रुप्स। दिस हैज बिन खान स्ट्रैटेजी एंड दैट इज प्राइमरली बिन द ड्राइवर ऑफ द डिसफंक्शन ऑफ द पीटीआई। तो मैं नहीं समझता कि कोई -1 फॉर्मूला है, ये बाय डिजाइन है और बाय डिजाइन इसलिए ताकि कोई और लीडर उभर के पार्टी में सामने नहीं आए। आई डोंट नो इफ यू अग्री विद दैट और नॉट, बट दैट्स माय टेक ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं पीटीआई की अब बात नहीं करता। पीटीआई वाले, पीटीआई वालों से मैं नाराज हूँ। मैं वर्ल्ड वॉच की बात करूंगा, मेरा ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों के बारे में बात करने में। 2032 के जो आपके प्रेसिडेंट हैं उजैर यूनुस, 2032 अमेरिकन इलेक्शन के प्रेसिडेंट विनर जो हैं वो न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके मेयर हैं। जोरान। जोरान ममदानी। अच्छा शहजाद, उस ये बताओ तुमने कभी किसी पाकिस्तानी से मिले हो जिसका नाम जोरान हो? बट ही इज born to
इनके जो वालिद नहीं साहब हैं नहीं, उन। मैं रेफर कर रहा हूँ कंगना की ट्वीट को कि जोरान पाकिस्तानी नाम है, जोरान पर्शियन नाम है। मैं तो कभी नहीं मिला जोरान से अपनी जिंदगी में जो पाकिस्तानी हो, मैं पाकिस्तान में जब रहता था। जोहान आई सीन, हाँ। रेहान आई सीन, हाँ जोरान जोरान। ममदानी। आप बताएं, मेमन हो सकता है, थोड़ा लग रहा है कुछ। ममदानी तो आई नो, माय फैमिली फ्रेंड्स हैव द लास्ट नेम ममदानी और मेमन है, तो हाँ गुजराती तो इसके नेम है। जो वालिद हैं उनके पेरेंट्स गुजराती मुस्लिम्स हैं। इनके वालिद साहब युगांडा में पैदा हुए, ये खुद भी युगांडा में पैदा हुए। मीरा नायर, एवरीबडी नोज मीरा नायर। इफ यू डोंट, प्लीज गो एंड वॉच द नेम सेक टुडे। व्हाट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मूवी। शी इज इंडियन। तो ये अफ्रीकन इंडियन मुस्लिम गुजराती मुस्लिम सोशलिस्ट, एक अजीब, वो किसी ने लिखा था कि अगर नेटफ्लिक्स का आप शो लिख रहे होते ना तो शायद इस तरह का शो लिखते कि डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिटिकल रेलेवेंस में इस पे आए, ये बोलकर कि ओबामा एक मुस्लिम है जो नाइजीरिया में पैदा हुआ है, पूरी बर्थर मूवमेंट चलाई कि इनका बर्थ सर्टिफिकेट निकालो। और अब एक एक्चुअली अफ्रीकन बॉर्न मुस्लिम न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। जो मेल्ट डाउन हुआ था फार राइट का ट्विटर पे, वो तो सबने देखा ही होगा, हम थोड़ी बहुत ट्वीट्स भी इधर लगा देंगे। बट हाउ डू यू सी इट उजैर, साइज्मिक शिफ्ट, जो हमारी डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, जिसके आप बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, जिसके आप बहुत बड़े कैनवेसर रहे हैं, उन्होंने आपको जो बाइडेन दिया, कमाला हैरिस दी, हिलरी क्लिंटन दी, तो पिछले कोई 12 साल से they are giving you candidates which have inspired no enthusiasm, which are part of this old democratic establishment that democratic supporters are फेड अप ऑफ। एंड इट सीम लाइक कि कोई नया फेस या कोई नया ऐसा इंसान जो यूथ को रीइन्विगरेट करेगा, क्रॉस आइडेंटिटी कोalition बनाएगा, लग नहीं रहा था। बट जोरान हैज मैनेज टू डू दैट इन न्यूयॉर्क। I think he's managed to do it, and he's managed to do it by, in many ways, two things. Very basic things that sound obvious, but in American politics don't sound obvious to a lot of people advised by political consultants. Number one is economics, class. Tough to live a regular, decent life in America if you are middle and lower income household से अगर आपका ताल्लुक है। So he talked about affordability, he talked about rents, talked about childcare, he talked about bread and butter issues, and he stayed focused and delivered that message. जो एक मुझे एग्जांपल उसका याद है, मैं हलाल वीडियो कार्ड्स, देख ही रहा था। टॉक्ड अबाउट हलाल कार्ड्स, कि भाई हलाल दस कार्ड्स, डॉलर राइट। का क्यों है हलाल चिकन ओवर राइस, मैं उसको आठ बताता हूँ डॉलर का आपको करो। क्यों महंगा हो गया, एग्जैक्टली तो वो जो डिसिप्लिन था उसकी एक एग्जांपल थी कि उससे कोई इंटरव्यू हो रहा था, तो उससे पूछा कि अबाउट लव एंड लाइफ एंड फाइंडिंग लव इन योर लाइफ एटसेट्रा। तो कहता है कि हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये लोग जो हैं आजकल की जनरेशन स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड लव। बट उसकी वजह ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब महंगाई ज्यादा होती है तो आप एक नहीं दो नौकरियां करते हो, आप हसल कर रहे होते हो, इधर नौकरी जाना है, ये साइड हसल पकड़ना है, ये करना है, तो आपके पास टाइम नहीं है लव ढूंढने के लिए। खुद तो इसने हिंज पे बैठी फंसा ली। तो तो he pivoted like from that very basic question, right, a soft question, to his message which is affordability crisis in New York. So I think ये एक नंबर एक रीजन था। दूसरा रीजन था कि he unabashedly owned the issue and talked about the issue of Palestine, which again he realized is not के लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, डिवाइड होगा, डिवाइड भी हुआ, उसको टारगेट भी किया गया ऑन दीज इश्यूज। बट ये एक इमोशनल इशू था जो कि बेस का इशू था। और आप अपने आप को न्यूयॉर्क की सियासत के अंदर, या मैं कहूँगा लेफ्ट की अमरीकी सियासत के अंदर इस वक्त आगे क्रेडिबल व्यू नहीं बना सकते अपने बारे में जब तक आप इस इशू पे बात ना करें। Or the fact that he owned it, and despite being targeted by Cuomo as being an anti-Semite, for example, and many others calling him that, he refused to back down on that. In fact, the very interesting part was कि उनके जो colleague slash opponent थे नंबर 3 पर, he's a progressive Jew, and they ब्रैड cross endorsed Brad. They cross endorsed ब्रैड each लर्मन, other. कॉम्प्ट्रोलर जो है न्यूयॉर्क के। कॉम्प्ट्रोलर, तो दोनों ने अपने आप को एक क्रॉस एंडोर्स किया, तो ही ओन दैट इशू। आई थिंक दोज वर द टू कोर। और ये बात आपको राइट पे भी अब नजर आती है कि राइट में आपको दो तरह के लोग रिपब्लिकन प्राइमरीज जीतते हुए अब आपको नजर आते हैं। उनका तरीका एक्सप्लेन करने का डिफरेंट है, बट इट्स इसेंशली द सेम व्यू ऑन द लेफ्ट। एक इकोनॉमिक्स के अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन जॉब्स, गुड पेइंग जॉब्स, डिसेंट जॉब्स, फैमिली वैल्यूज एक्सेट्रा, दीज आर ऑल कनेक्टेड टू कोर इकोनॉमिक इश्यूज। And number two, America first foreign policy.
no permanent wars, not being dragged down. Steve Bannon, Tucker Carlson have still are leading that charge. तो आई थिंक ये दोनों तरफ आपको एक नजर आ रहा है, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका और रेटरिक आप इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन कोर ड्राइवर ये है, एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ द पार्टी। अब एरिक एडम्स जो है, इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि वही बिलियनर क्लास जो कोमो को सपोर्ट कर रही थी, अब वो सोच रहे हैं कि हम एरिक एडम्स को सपोर्ट करें। एरिक एडम्स ऑल ऑफ अ सडन इज टॉकिंग अबाउट Zoran being raised with a silver spoon and his manicured nails, etc. And Zoran has pivoted again to the same conversation के मेरे बारे में वो बात करेंगे क्योंकि उनके पास अपनी चीज कोई नहीं है बात करने की। क्यों? एरिक एडम्स ने रेट्स बढ़ाए रेंट्स के, यूटिलिटी बिल्स बढ़ाए, लोगों के टैक्स के, गरीबों के टैक्स बढ़ाए, एक्सेट्रा। तो ही इज पिवटिंग एंड आई थिंक ही इज शोइंग एक्सट्रीमली गुड मैसेजिंग डिसिप्लिन। ही विल बी अटैक्ड अ लॉट, and it will be a very tough race, but he's shown that the modern Democrat Party, in order to energize its base, has to find younger candidates who are not willing to back down on core economics and on foreign policy, particularly Gaza. आई थिंक चल पहले एरिक एडम्स को डिस्कस कर लेते हैं। एंड्रू कोमो अपेरेंटली इज आल्सो कंसिडरिंग रनिंग एज एन इंडिपेंडेंट। एरिक एडम्स एज एन इंडिपेंडेंट जेन्युइन थ्रेट या जोरान हैज इट इन द बैग? No, it's a genuine threat. New York has a history of independents being elected mayor, Michael Bloomberg being one of them. So Eric Adams has his own machine. He's also comes from a community that is very loyal to him. So that will play a role. फिर split होंगे votes, especially if Cuomo runs, for example, and then there's a Republican running as well. A Republicans का ऐसा chance नहीं है since Rudy Giuliani. It's been a very different New York, but it's not going to be a easy race to win. इसमें कोमो वन द ब्लैक वोट बाय +20, तो इज इट बिकॉज द ब्लैक कम्युनिटी टेंड्स टू वोट सेफ? तो एक कोमो एक रिकग्नाइजेबल फेस था, बिकॉज इकोनॉमिक इश्यूज वन वुड अज्यूम के ब्लैक कम्युनिटीज को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो वो व्हाई डू यू थिंक Zoran's message did not resonate and what he can do better to resonate a lot more with the black community in New York? I don't know. I mean, I haven't looked into कि वो किस एरिया से की हैं कम्युनिटीज, बिकॉज अगेन न्यूयॉर्क इतना डाइवर्स है। फॉर हाँ, एग्जांपल वेस्ट हार्लम में आप चले जाओ तो वहाँ ब्लैक कम्युनिटी है, लेकिन वो काफ़ी अमीर ब्लैक कम्युनिटी है। वो उस तरह की ब्लैक कम्युनिटी नहीं है जो एक स्टीरियोटाइप लोगों के दिमाग में होता so है। दे Como वेरी won the Bronx and Staten Island, but या overall I think black vote +20, which is a huge margin इट्स considering इट्स अ ह्यूज या Zoran काफी clearly जीता है बाकी सब। Yeah, so he'll have to find a way to deal with that. I think वो हाँ, obviously एक तरह से black communities are also, especially older black communities, yeah. are much more conservative on social issues. So that obviously plays a role as well. The one interesting thing I know from my time in New York जब मैं वहाँ रहता था, वो ये है कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, या डीसी में भी होता है बड़ा, कि पुलिस ब्रूटैलिटी या पुलिसिंग, डिफंड द पुलिस टाइप चीज़ें पॉपुलर होंगी अमंग पीपल ऑफ कलर, स्पेशली ब्लैक कम्युनिटीज, बिकॉज पुलिस ब्रूटैलिटी का सबसे ज़्यादा टारगेट तो वही कम्युनिटीज होती हैं। रियलिटी ये होती है कि जब आप लोकल लेवल पे बात करें ना, तो पीपल इन दोज कम्युनिटीज एक्चुअली वांट बेटर पुलिसिंग, बट दे आर अगेंस्ट नो पुलिसिंग। तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट मैसेज है लेफ्ट के लिए, क्योंकि वो डिफंड द पुलिस कैची है, प्रोग्रेसिव लेफ्ट पे बड़ा चलता है, लेकिन इन कम्युनिटीज के अंदर लोग चाहते हैं कि पुलिसिंग हो भाई, क्योंकि वहाँ क्राइम है, और जब आप पुलिसिंग खत्म करते हैं तो क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दे वांट बेटर पुलिसिंग, एंड आई थिंक दैट्स वन एरिया वेयर अ लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव्स don't fully appreciate the nuances of the issue. I was watching Bernie Sanders. Do you know who Tim Dillon is by any chance? No. So he's a कंजर्वेटिव ये पॉडकास्टर स्टैंड अप कॉमेडियन। वो मुझे बड़ा एक बैरोमीटर लगता है, वो या थियो वॉन ऑफ वेयर अमेरिका इज के, बिकॉज सॉर्ट ऑफ दे वॉइस रियल अमेरिका वाली जो एक ट्रोप है ना। तो जो रोगन पे बर्नी सैंडर्स भी गया हुआ था, मैं उसकी कॉन्वर्जेशन भी सुन रहा था वहां पर। बर्नी सैंडर्स ने सीधी बात की, लोगों की बात की, अवाम की बात की, एक मैसेज दिया जिससे वाकई वोटर बेस री इन्विगरेट हुआ था। दे वांटेड टू वोट फॉर हिम। उसको चीज़ों पर कैंसिल किया गया कि ये बर्नी ब्रोज हैं, ये मर्द है, सेक्सिस्ट है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, ज़्यादा डिस्कस किया गया। तो जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है विच इज़ सॉर्ट ऑफ फॉरगॉटन
the masses, the people and people's issues and live in these identity politics का world। और जोहरान को भी उन्होंने उसी से हराने की कोशिश की कि देखें एंटी सेमेटिक है, ये देखें मुस्लिम है, ये इस्लामोफोबिया किया। और रैम्पेंट इस्लामोफोबिया हमें नजर आया जोहरान की विक्ट्री के बाद। किसी और मजहब के बारे में आई थिंक अमेरिका में आप खुलकर इस तरह पब्लिकली बातें नहीं कर सकते। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बुर्का बनाकर पोस्ट कर दिया। अगर कोई जूइश मेयर बनता और आप एक जूइश स्टीरियोटाइप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लगाते, आपके वो जो एडीएल है, एसीएल है, वो फौरन आ जाती आपके पीछे, एंटी डेफेमेशन लीग। ADL, सो yeah. सो व्हाट वाज माय पॉइंट अबाउट ऑल ऑफ दिस? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो आइडेंटिटी एक है। पॉलिटिक्स। तो ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है आपकी, पॉलिसी स्टैंड पॉइंट पर वही चीजें कर रही है जो रिपब्लिकन पार्टी पार्टी करती है। पार्टी है वैसे तो रिपब्लिकन भी, लेकिन वॉर को फेवर कर रही है, बिलियनियर क्लास को अपील कर रही है, वर्किंग क्लास को भूल चुकी है। अगर वो वापस अपने ऑन द स्ट्रीट इश्यूज पे जाएगी तो उनके वोटर वापस आएंगे। वरना इवन कॉमन सेंस पीपल लाइक टिम डिलन और जो रोगन हु वुड हैव बीन एलाइज, अगर आप गैस लाइट नहीं करते अवाम को, और हिलरी क्लिंटन की कैंपेन ये नहीं होती मैं औरत हूं तो इसलिए मुझे वोट दे दो, या जो बाइडन आप कहते हैं नहीं बिल्कुल हेल्दी है, तो शायद आपका जो दिवालिया निकला है इन इलेक्शंस में वो नहीं निकलता। 100%. और उसका एक एग्जांपल, इफ पीपल वांट टू डिग डीपर इनटू दिस, जस्ट लुक एट द इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट इन मिजोरी, which was हार्ड राइट कोर, लाइक बेस है मागा की मिजोरी, और वहाँ डोमिनेटिंग विन फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो आप कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, इसका मतलब कि कोट अनकोट सोशलिस्ट साउंडिंग बैलेट measures would have also been defeated. No. Missouri passed higher wages, better worker laws, मोर इंक्लूजन ऑफ women, ये तमाम प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव मेजर्स जो थे, वो हार्ड राइट मिजरी जो मागा का गढ़ है, उसने उसे भी वोट डाला। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अब लोगों को समझना होगी कि कोर इशू अवाम का, वो फॉरेन पॉलिसी में जंगे हैं। और वो जंगें क्यों नहीं चाहते? वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि 3-4 ट्रिलियन डॉलर आपने 25 साल में डुबा दिए इन जंगों में, और हमें आप कहते हैं कि हेल्थ केयर के पैसे नहीं हैं। तो ये है मैसेज, अगर आपने जीतना है आने वाले दिनों में इलेक्शन, तो ये मैसेज आपने इकोनॉमिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। उम्मीद है जोरान ममदानी एक और एओसी ना बन जाएं। शाउट आउट्स में मैं दिलजीत दोसांझ को शाउट आउट देना चाहूंगा कि एक वक्त जहां इतनी हेट हो रही है, लोग फवाद खान की मूवी नहीं आई, दिलजीत ने अनअपोलोजेटिकली ट्रेलर डाला। पहला शॉट ही हानिया आमिर का है। उसने बोला ऐसी की तैसी इंडिया में नहीं रिलीज करेंगे, मूवी यही चलेगी, इसी तरह चलेगी, हर फ्रेम में हानिया आमिर होगी ऐसी की तैसी। सो दिलजीत साहब, सलाम। आर्ट ट्रूली हैज नो बाउंड्रीज। ये आर्ट हैज नो बाउंड्रीज एंड दिलजीत हैज अ बिग कोहोनेस, जो हम कह सकते हैं ना, बहुत बड़े टट्टे हैं कमाल आदमी है यार, बिल्कुल दिलजीत जिसने के। इसका नाम रखा है ना दिल जीत ही लेता है। एंड बिग शाउट आउट टू या हानिया आमिर एज वेल। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन ऑल योर सक्सेस। फिनोमिनल, फिनोमिनल टू सी हर सक्सेस। Yeah, I agree. And I think on my side too, before we close out, absurd story, प्राडा के चप्पल पे जो है बड़ी चर्चा हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर इन इंडिया। प्राडा ने इंडियन रुपीज 1,25,000 का नया चप्पल लॉन्च किया, कोलापुरी चप्पल। तो इंडियंस कह रहे हैं भाईजान हमारा हेरिटेज चप्पल है ये, इसको आपने अब जो है वो इलीट फैशन में ले आए। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, रिकग्निशन बढ़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई बेसिक चप्पल है, आवाम का चप्पल है, उसको आपने 1.25 लाख रुपए का कर दिया है प्राडा का लोगो लगा के। बट दैट वाज द बिग एब्सर्ड, अ लॉट ऑफ द एब्सर्ड कॉन्वर्जेशंस ऑन दिस। कीप एन आई ऑन में, आई थिंक पीपल शुड वॉच आउट फॉर दिस इन पर्टिकुलर। Poly market, which is a betting prediction market, is about to raise $200 million at a $1 billion valuation. तो है, इट्स अ बिग सक्सेस स्टोरी। मैं इसे इसलिए रेस कर रहा हूँ क्योंकि इट हैज़ चेंज द वे इन विच यू नाउ प्रिडिक्ट इवेंट्स इन द वर्ल्ड। कोई एक ज़माना था कि पंडित्स आपको बता देते क्या होने वाला है, मोस्टली रॉन्ग। इस पर एकेडमिक रिसर्च बहुत मौजूद है कि पंडित्स आर यूजली रॉन्ग इन व्हाट देयर कॉल्स आर। बट प्रिडिक्शन मार्केट सो फार हैव प्रूवन वेरी वेरी गुड एट प्रिडिक्टिंग things. They called Zoran correctly. They called Donald Trump correctly. They called the Iranian strikes correctly. So there's a lot of academic work now happening on prediction markets, and the fact that poly market is raising
a lot of money at a unicorn valuation is a very interesting development. आई थिंक एक शाउट आउट हमारा जब भी वो हुआ था रह गया शायद हमसे। स्वाले आसिफ, पाकिस्तानी किड हु हैज, जिनके स्टार्टअप 10 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन मिली है। सो ग्रेट टू सी पाकिस्तानी किड्स डूइंग सो वेल। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाले आसिफ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन For sure, पॉली yeah, मार्केट, एंड yeah. कॉन्ग्रेचुलेशन जोरान ममदानी। रिमेंबर द नेम, लर्न हाउ टू से इट, ममदानी। Mamdani. On that note, Khud Hafiz. ओके, टेक केयर, बाय।